क्या होगा जब मिल बैठेंगे हॉलीवुड के 3 मेगा स्टार्स? जवाब काफी सिंपल सा है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। कोविड की इस लॉकडाउन में बहुत कम मूवीज हैं जो हमें थिएटर्स का औसम मजा दे पा रही हैं, और नेटफ्लिक्स की रिसेंटली रिलीज हुई रेड नोटिस उन्हीं मूवीज में से एक है जो फिलहाल तो नेटफ्लिक्स पर अभी ट्रेंड कर रही है। आज की वीडियो में हम इस मूवी के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स ने कई बार कमेंट्स में की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रेड नोटिस मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैसे रिलीज हुई रेड नोटिस नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी में कौन कौन से ऐसे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस हैं जो आपका लिटरली माइंड ब्लो कर सकते हैं। क्या है रियल सच्चाई क्लियोपेट्रा के अंडों की? कौन से शॉकिंग और वियर्ड तरीके से इस मूवी को फिलीपींस में प्रमोट किया गया था? और फाइनली जानेंगे कि क्या इस मूवी की सीक्वल्स आएंगी या नहीं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेटफ्लिक्स की 2021 की रेड नोटिस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है रॉसन मार्शल थर्बर ने, जहां पर उन्होंने इस मूवी के बनने से पहले इस कहानी को 11 स्टूडियोज को पिच किया था। और इस पिच के अंदर एक ही चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और वो था इस मूवी के अंदर 3 लीड मेगा स्टार्स जिन्हें रॉसन मार्शल थर्बर ने अभी कास्ट भी नहीं किया था, बट फिर भी यहाँ पर वार्नर ब्रोस, सोनी पिक्चर्स, पैरामाउंट और यूनिवर्सल इस मूवी के लिए राजी हो गए थे। जहाँ पर 2018 में ही इसकी राइट्स के एक्वायर करने के बाद ये मूवी यूनिवर्सल के अंदर ही बनने वाली थी, लेकिन फाइनली इस राइट को यूनिवर्सल ने नेटफ्लिक्स को बेच दिया। यही कारण है कि ये मूवी फाइनली नेटफ्लिक्स के अंदर रिलीज हो पाई। अब जब बात यहाँ पर स्टार्स की हो रही है, तो एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पर इन 3 लीड एक्टर्स के अलावा भी कई बेहतरीन एक्टर्स को इन लीड्स के लिए कंसीडर किया जा रहा था। जहाँ पर अगर चीजें दूसरे हिसाब से गई होती तो आपको शायद इस मूवी के अंदर टॉम क्रूज, निकोलस केज या कियानू रीव्स भी दिख सकते थे, जिन्होंने मूवी के डेवलपमेंट फेज के दौरान इस मूवी को मना कर दिया। अगर आप इस मूवी को हाई क्वालिटी में देख रहे हैं और अगर आप सही समय पर इस मूवी को रोकते हैं, तो आपको इस मूवी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही फन ईस्टर एग मिल सकता है। जहां पर जब ड्वेन जॉनसन का कैरेक्टर सोतो वोस की मैस्करेड पार्टी में एंटर करता है, तो यहाँ पर उसे एक सिक्योरिटी गार्ड को अपना इनविटेशन कार्ड हैंडल करते हुए दिखाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इस इनविटेशन कार्ड के ऊपर लगा हुआ QR कोड बेसिकली एक स्कैनेबल QR कोड है, जिसे स्कैन करते ही आपको मिलेगी इस मूवी की एक अनलिस्टेड ब्लूपर वीडियो, जो अपने आप में एक बहुत ही क्लेवर ईस्टर एग है। अब ईस्टर एग हंटिंग की बात चली रही है, तो चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। जहाँ पर इस मूवी के 1.5 घंटे के आसपास जिस क्रेट पर टॉप सीक्रेट आर्मी इंटेल लिखा होता है, उसका नंबर बेसिकली मैच करता है 1981 के इंडियाना जोन्स की रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क मूवी के द आर्क ऑफ कवेनेंट के क्रेट का। दूसरी ओर नोलन बूथ जिस बोट से अपनी घर की तरफ आता है, उस बोट पर लिखा होता है वी आर गोना मेक इट रोज, जो बेसिकली टाइटैनिक के क्लाइमेक्स का एक छोटा सा हिंट था। अब इन सब ईस्टर एग्स के बीच में आपने इस मूवी के अंदर एक वर्ड मैकगफिन भी जरूरी सुना होगा। अब यहाँ पर इस वर्ड का एक बहुत ही बड़ा मतलब है और इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। जहाँ पर इस वर्ड का इजाद किया था फेमस फिल्म मेकर एल्फ्रेड हिचकॉक ने, जो मैकगफिन मूवी के उन ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर्स या प्लॉट डिवाइसेस को कहते थे जो मूवी की शुरुआत में वैसे तो मूवी का मेन सेंटर पॉइंट होता है, जिसके इर्द गिर्द तो मूवी घूमती है, लेकिन मूवी के खत्म होने तक मूवी के लिए वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। एग्जाम्पल के रूप में पल्प फिक्शन का वो ब्रीफ केस, लॉर्ड ऑफ द रिंग का वो रिंग, टाइटैनिक मूवी का वो हार, एंड ऑफ कोर्स इसी मूवी के अंदर क्लियोपेट्रा के अंडे। अब अगर सिग्निफिकेंट चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो हम इस मूवी के टाइटल को कैसे भूल सकते हैं, जहां पर एक्चुअली रेड नोटिस इंटरपोल इशू करती है, जहां पर ये लॉ एनफोर्समेंट की फॉर्मल नोटिफिकेशन होती है, जिसमें किसी भी अपराधी को दुनिया में कहीं भी ढूंढने और पकड़ने का, जहां पर क्रिमिनल की बेसिक और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसके क्राइम की जरूरी डिटेल्स भी होती हैं। और इंटरपोल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शातिर अपराधियों के लिए ही किया जाता है, और यहाँ पर इस रेड नोटिस को यूज करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ इंटरपोल की मेंबर कंट्रीज को ही है, जहाँ पर रेड नोटिस के लिए उन्हें इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स को फॉलो करना होता है। मूवी के इनिशियल जॉन हार्टली और नोलन बूथ के चेज के दौरान जब गार्ड्स नोलन बूथ के पीछे पड़ते हैं, तो उसके गिरते समय आपने इस साउंड को तो जरूर सुना होगा।
और मैं पक्का कह सकता हूँ कि हॉलीवुड मूवीज और टीवी शोज में आपने इस साउंड को कई जगहों पर सुना होगा, लेकिन शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। इसका नाम है विल्हेल्म स्क्रीम और ये हॉलीवुड का एक बहुत ही पुराना स्टॉक साउंड इफेक्ट है जो 1951 के डिस्टेंट ड्रम मूवी के लिए रिकॉर्ड किया गया था। आगे जाकर इस छोटे से साउंड क्लिप को जॉर्ज लुकस ने इसे अपनी स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप में यूज किया। तभी से ये हॉलीवुड के अंदर एक ईस्टर एग और इनसाइड जोक बन चुका है जो मूवीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस साउंड को किस किस मूवी में कहां सुना है। वैसे तो इस मूवी की कहानी की सेटिंग दुनिया भर में सेट है, लेकिन कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के चलते इस मूवी की शूटिंग इंटरनेशनली बहुत कम हुई है और ज्यादातर इस मूवी की शूटिंग यूएसए के जॉर्जिया में हुई है। लेकिन फिर भी इस मूवी की एक बहुत ही लिमिटेड फिल्मिंग इटली के रोम और सार्डिना और फ्रांस के पेरिस में भी हुई है। मूवीज प्रमोशन का एक बहुत अच्छा टूल होती हैं, जिसके कारण मूवीज के अंदर आपको स्पॉन्सर्स खचाखच भरे हुए दिख सकते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर दो स्पेसिफिक ब्रांड्स भी हैं जो सीधा इस मूवी के लीड यानी रायन रेनॉल्ड्स और ड्वेन जॉनसन से भी जुड़ी हुई हैं। और इस मूवी के अंदर दोनों लीड एक्टर्स ने अपने ब्रांड्स ऑफ ड्रिंक को प्रमोट किया है, जिसके कारण आपको इस मूवी में ड्वेन जॉनसन अपने ब्रांड टेरामेना टकीला को पीते हुए दिख सकते हैं, वहीं पर रायन रेनॉल्ड्स अपने ब्रांड एविएशन अमेरिकन जिन से पीते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर दूसरी ओर हमें इस मूवी के अंदर पोर्श की टाइकन ई कॉन्सेप्ट भी देखने को मिली, जहां पर इसकी 2 गाड़ियों को खरीदा गया था। लेकिन यहाँ पर चैलेंज सबसे बड़ा था इस गाड़ियों के अंदर रॉक को फिट करना, जिसके कारण रॉक के अनकंफर्टेबल होने की वजह से इन सीन्स को जानबूझकर छोटा रखा गया। जॉन हार्टली एक्चुअली नोलन बूथ को पुलिस वाले का बेटा बताता है, पर आप में शायद बहुत कम लोग को ये बात मालूम होगी कि ये असल में नोलन बूथ का रोल प्ले करने वाले रायन रेनॉल्ड्स की जिंदगी की सच्चाई के काफी करीब है, जहां पर उनके पिता जेम्स चेस्टर रेनॉल्ड रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिसमैन थे, जो रिटायर होने के बाद कनाडा में एक फूड होलसेलर बने थे। इस मूवी के अंदर कई जगहों पर कैमरास के लिए फास्ट पेस फर्स्ट पर्सन व्यू का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये चीज छोटी सी लग रही हो, लेकिन इसके लिए भी एक एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया गया है और मूवी की फ्लाइंग सिनेमाटोग्राफी के लिए अमेरिकन प्रोफेशनल एफपीवी ड्रोन रेसर जॉनिश क्लेयर को हायर किया गया था, जो ड्रोन रेसिंग लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2nd पोजीशन हासिल कर चुके हैं। अब वैसे तो इस मूवी के अंदर क्लियोपेट्रा के अंडों के बहुत बड़े सिग्निफिकेंस का असर तो हमने देख लिया, लेकिन क्या सचमुच ऐसे हिस्ट्री में अंडे एग्जिस्ट करते थे? ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है और ये मैकगफिन ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली इस मूवी के लिए पर्पसली क्रिएट किए गए थे, जो बेसिकली बहुत हद तक रशियन सार्स यानी रूलर्स के फाबेर्गे एग से सिमिलर है। इस मूवी के प्रमोशन में तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन एक बहुत ही अतरंगी प्रमोशन था जिसे इस मूवी के लिए स्पेसिफिकली किया गया, जहां पर फिलीपींस के SM मॉल ऑफ एशिया के मेटालिक ग्लोब को कुछ समय के लिए गायब कर दिया गया था और ये रूमर फैला दी गई थी कि इस ग्लोब को हेलीकॉप्टर से चुरा लिया गया है। और बाद में जब लोगों ने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की तो पुलिस ने इस बात की उन्हें तसल्ली दी कि इस ग्लोब को मेंटेनेंस के लिए हटाया गया है। और फाइनली रेड नोटिस के रिलीज होने के बाद मॉल ने इस बात को रिवील किया कि ये प्रैंक बेसिकली रेड नोटिस की मूवी के प्रमोशन के लिए था। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के परफॉर्मेंसेस के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें इसके प्रोडक्शन बजट के बारे में तो ये नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे महंगी मूवी है, जहां पर इसे बनाने में $200 मिलियन लगे हैं, जिसमें से $60 मिलियन अकेला ही इन तीनों एक्टर्स की फीस थी, जहां पर इन्हें $20 मिलियन ईच पे किए गए थे, जहां पर इस मूवी ने अब तक 70 मिलियन ग्लोबल यूजर्स को अट्रैक्ट किया है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर ये मूवी 83 मिलियन हाउस होल्ड्स और 200 मिलियन आवर्स का मार्क क्लियर करती है तब इस मूवी को एक सक्सेस माना जाएगा। और अपने पहले ही 3 दिन में दुनिया में लगभग 5 मिलियन हाउस होल्ड्स इस मूवी ने कवर कर लिया है और ये यूएस में सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली दूसरी मूवी बनी, जहां पर इसे टॉप 10 नेटफ्लिक्स वीकली रैंकिंग्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म्स में भी हिस्सा मिला। और करंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मूवी ने अब तक 148 मिलियन आवर्स को क्लियर कर लिया है, जो नेटफ्लिक्स की वीकेंड्स के हिसाब से सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप रही है। इसके ऊपर से इसका एक लिमिटेड थिएटर रिलीज भी हुआ, जिसमें इसने अब तक लगभग $2 मिलियन ही कमाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पहली मूवी में धमाका मचाने के बाद क्या ये ट्रायो हमें दोबारा देखने को मिलेगा? जवाब है बेशक मिलेगा और बैक टू बैक मिलेगा।
जहां पर इसके डायरेक्टर रोशन मार्शल थर्बर ने इसकी सेकंड मूवी की कहानी को इसकी पहली मूवी के जस्ट रिलीज होने के बाद ही पिच कर दिया था और वो सेकंड और थर्ड मूवी को बैक टू बैक बनाना चाहते हैं और स्पेशली इंडियन फैंस के लिए वो सेकंड मूवी को इंडिया में भी शूट करने का प्लान कर रहे हैं। बस पहली मूवी की परफॉर्मेंस ही जज करेगी कि सेकंड मूवी बनेगी या नहीं। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रेड नोटिस मूवी फैक्ट्स। ऑफ कोर्स इसकी सक्सेस को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि नेटफ्लिक्स इसकी सीक्वल पर जल्दी ही काम कर सकती है और होपफुली इसकी अगली मूवी इंडिया में भी शूट हो। एनीवे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और इस मूवी से जुड़े हुए आप और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।